मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में, 2 प्रश्न पत्र हम लोग हल कर चुके थे और तीसरे सेट पर आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो तेलंगाना को 29वें राज्य के रूप में बनाया गया, भारत का 29वां राज्य। और ये कब बनाया गया? 2014 में। इसकी डेट अगर ध्यान रखेंगे तो 2 जून 2014 को। लेकिन वर्तमान समय की कंडीशन देखेंगे तो भारत में राज्यों की संख्या 28 बची है। क्यों? क्योंकि एक जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसे 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। इसलिए अगर वर्तमान समय में पूछा जाए कि राज्यों की संख्या कितनी है तो आपको बताना है 28। लेकिन 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को काटकर एक नया स्टेट बनाया गया जिसे तेलंगाना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? इनमें से देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे छोटा है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है। यहां पर जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है उसका नाम है लक्षद्वीप। अब आगे देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? यहां पर बात आर्टिकल 19 की हो रही। अगर हम लोग देखें तो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के मध्य में स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें से हम लोग देखेंगे पहला ऑप्शन दे रहा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहां देखेंगे तो ये आर्टिकल 32 की बात है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया। अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया, तो ये आर्टिकल 19 में दिया गया। अगर देखें शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो ये अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। अगर अगले बिंदु पर चलें, भारत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसका जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के मध्य किया गया है। यहां पर अन्य भी पूछे जाते रहते हैं, इसलिए हमने सभी का जिक्र कर दिया है। यहां पर सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अनुच्छेद 21A, ये 21A जो शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन की बात की जा रही, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, वो भारतीय संविधान में जोड़ा गया। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इसे जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन, बी ऑप्शन सही होगा, 86वें संविधान संशोधन, और इसका वर्ष भी आपको ध्यान रखना है 2002 में। इसे क्या किया गया? इसे अनुच्छेद 21A बना करके, अनुच्छेद 21 की बात करें तो 21 में राइट टू लाइफ का प्रावधान किया गया, जीवन जीने के अधिकार का। यह प्रश्न पूछा जाता है, जीवन का अधिकार या जीवन जीने के अधिकार का प्रावधान किसमें किया गया? तो आर्टिकल 21 में। और शिक्षा के अधिकार को राइट टू लाइफ के अंतर्गत ही माना जाता है। अगले प्रश्न पर अगर हम लोग चलते हैं तो अगले प्रश्न पर हम लोग ये देख सकते हैं कि अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कार्योत्तर कानूनों से संरक्षण का प्रावधान किया गया? तो यहां पर देखेंगे तब भी बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 20A, 20(1) इस पे देखेंगे कार्योत्तर, इसको अन्य भाषा में भी लिखा जाता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का अगर हम प्रावधान देखें तो कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का प्रावधान का तात्पर्य यह है कि जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं और उस समय वो कानूनी रूप से वैध या अवैध नहीं है, तो बाद में कोई कानून बना करके आपको उसके मामले में वैध या अवैध ठहराया नहीं जा सकता। अर्थात जो कानून बना है उसी के अनुसार आपकी वैधता का निर्धारण किया जाता है। तो अनुच्छेद 20 में किया गया है, 20(1) में दिया गया है, 20(1), 2, 3 ये प्रावधान कुछ और भी किए गए। अगले बिंदु पर देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का अधिकार है? अब यह नागरिकता का अधिकार कौन सा है? इतिहास से प्रमाणित, उद्भव का आधार, भौगोलिक आधारित उत्पत्ति, जन्मना और भारतीय संस्कृति की स्वीकृति। यहां पर देखेंगे संविधान के प्रारंभ होने के आधार पर भारत के लोगों को नागरिकता प्रदान की गई कि 26 जनवरी 1950 के पश्चात जिस भी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है उसको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। यहां पर आने वाले तो इसका आधार बनाया गया है संविधान प्रारंभ होने के आधार पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो भारतीय संविधान में जन्म से नागरिकता उस व्यक्ति को प्रदान की गई है जिसने, तो जन्म के आधार पर अभी 2 मिनट पहले हमने बताया कि क्या है 26 जनवरी 1950, अर्थात जिस दिन हिंदुस्तान गणतंत्र बना इस दिन के पश्चात। तो यहां ऑप्शन डी भरा जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जो जन्म लेता है वो जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक माना जाएगा, बशर्ते कि लगातार इसमें कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं। जैसे पहले प्रावधान था कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो जन्म लेने के समय। अब माना गया है कि भारत में अगर किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 20 से संबंधित है? पदवियों का उन्मूलन, दोष सिद्ध के संबंध में संदर्भ में संरक्षण, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। तो यहां पर देखेंगे अनुच्छेद 20 जो प्रावधानित है वो दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। पदवियों के उन्मूलन का प्रावधान जो किया गया है वो अनुच्छेद 18 में। तो यहां पर आपको बी ऑप्शन ही टिक करना है। अगले प्रश्न पर हम लोग देखते हैं, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में, किन सेवाओं में? सार्वजनिक सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है। तो यहां पर अवसर की समानता जो बात की गई है वो आर्टिकल 16 में दी गई है, अनुच्छेद 16 में दी गई है। इसको अगर देखें
तो 16 ये कहता है कि जब भी सरकार किसी प्रकार के नियोजन का प्रावधान करेगी तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, एक तरीके से समानता का व्यवहार करेगी, अनुच्छेद 16। लेकिन इसके अगर परिप्रेक्ष्य में दूसरी बात देखें तो अनुच्छेद 16 का अपवाद ही अनुच्छेद 16(4) है। यहां पर भी ध्यान रखेंगे, यह भी प्रश्न पूछा गया है, अनुच्छेद 16 का अपवाद क्या है, तो 16(4), अर्थात कुछ वंचित वर्गों को विशेष अवसर भी प्रदान किए जाते हैं, ये अनुच्छेद 16(4) के तहत प्रावधानित है। तो यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा 16। संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ये पिछले प्रश्न पत्र पर भी हम लोगों ने सॉल्व किया था कि नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है। किसमें? पार्ट 2 में। ये भाग 2 में किया गया है। इसका आर्टिकल है 5 से 11। 5 से 11 के मध्य जो अनुच्छेद प्रावधानित है उस पर नागरिकता के संबंध में वर्णन किया गया और इसका भाग है भाग 2। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछ रहा रिक्त स्थान उसके बाद के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति। इसका तात्पर्य यह है कि यह पूछ रहा किसके पास मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को लागू करने का अधिकार है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, संसद सदस्यों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे ये प्रावधान किसे प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट को ही प्रदान किए गए। सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा कर सकता है कि उसी को ये अधिकार प्रदान किए गए। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो अगले प्रश्न पर देखेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत अब पूछा गया है वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो यहां पर ध्यान रखना है कि किसी भी बच्चे को कारखाने, यहां पर खान खदान, खतरनाक कार्य, सारे अनुच्छेदों को, तो 24 के तहत जो प्रावधान किया गया है वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ये हो जाएगा यहां पर अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष की आयु, 14 वर्ष की जैसे एज से कम जो बच्चे हैं उन्हें भी किसी भी ऐसे कार्य में नियोजित नहीं किया जाता। अगर नियोजित किया जाता तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत एक तरीके से उसका उल्लंघन होता है और इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया। अगले प्रश्न पर एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से बंदी बना लिया गया, यहां पर क्या दिया गया है, अवैध रूप से बंदी बना लिया गया, उसे मुक्त करने के लिए उचित निकाय द्वारा जारी किया गया लेख है। तो क्या है, अब ऐसी कंडीशन में जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है और अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में शरण लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे शरण लेने पर उसकी स्थिति क्या बनेगी, तो उसकी स्थिति के संबंध में अगर बात करें तो यहां पर संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान, इस पर क्या किया गया है, तो उसे कैसे, किस लेख, रिट की बात की जा रही है, तो यहां बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रावधान होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के तहत उसे अधिकार प्राप्त होगा, उसे मुक्त कराया जाएगा। अगले प्रश्न पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन सा अधिकार, अनुच्छेद 32 की बात कर रहा है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का भी हमने कुछ समय पहले बात की कि धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28 है। अभिव्यक्ति का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। अल्पसंख्यकों के अधिकार को अगर बात करें तो अनुच्छेद 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 32 में, ऑप्शन डी सही होगा, यहां पर किया गया। अगले प्रश्न पर निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लेख डॉक्टर अंबेडकर ने, किसने, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया। तो जब डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान सभा में संविधान तैयार हो गया और उसके बाद उनसे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि भारतीय संविधान को पूर्णतः आपने ही तैयार किया है और उस पर आपको बातें भी सारी मालूम है कि किस भाग में, किस अनुच्छेद में क्या प्रावधानित किया गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान में सबसे बेहतर क्या लिखा गया है तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे, तो डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भारतीय संविधान में सबसे बेहतर क्या है तो मैं कहूंगा भाग 3। अगर कोई ये भी पूछे कि उसके अंतर्गत सबसे बेहतर क्या है तो मैं यही बताऊंगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। ये क्या, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, तो अनुच्छेद 32 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं, इसको कहते हैं परमादेश। इसे अंग्रेजी में देखेंगे तो मैंडमस के नाम से संबोधित किया जाता है। तो परमादेश, जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी को आदेश देते हैं तो एक रिट वहां पर होती है। ये चारों प्रकार की रिटें लिखी गई, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार प्रचार और परमादेश। तो परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो यहां पर ए ऑप्शन आप टिक करेंगे, परमादेश या मैंडमस। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो अगले प्रश्न पर प्रावधानित है किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। अब यहां पर ध्यान रखना है, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। तो यहां पर देखेंगे, पहले तो हम ये देख लें नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान कहां पर, तो भारतीय संविधान का एक भाग है जिसे भाग 4 बोलते हैं और यहां पर आर्टिकल 36 से 51, जब भी देखेंगे 36 से 51 में डीपीएसपी का प्रावधान किया गया, डीपीएसपी का प्रावधान किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमने कल के पेपर में भी ये बात की थी इनके संबंध में। तो अब क्या है, इन्हें न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है क्योंकि अगर इन्हें बात न्यायालय में रखा जाता तो ये बाध्यकारी बन जाते। तो आपको एक बात ध्यान होगी, या आप ध्यान रखिएगा कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, अर्थात ये जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल
आर्टिकल 37 में अर्थात अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान किया गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात होती है। तो हमारे देश में खूबसूरत बात या भारतीय संविधान में खूबसूरत बात की गई कि मेजॉरिटी के साथ साथ माइनॉरिटी के हितों के संरक्षण के लिए भी प्रावधान किया गया। तो इस पर आप देखेंगे तो यहां पर अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो प्रावधानित है वो आर्टिकल 29 में है, अर्थात 29 में किया गया है। बी ऑप्शन यहां पर आप सही करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है कि ग्राम पंचायतों को, अब यहां पर ध्यान रखेंगे ग्राम पंचायतों के संगठन के विषय में, और यह भी डीपीएसपी के भाग 4 के अंतर्गत ही आता है। तो यहां पर देखेंगे तो यहां ऑप्शन सी हो जाएगा 40। हां, यह बात और ध्यान रखनी है कि जब 92 में और 93 में संविधान संशोधन द्वारा लोकल बॉडीज को अर्थात तीसरे स्तर की सरकारों का गठन किया गया तो अनुच्छेद क्या किया गया, अनुच्छेद 40 की महत्ता घटी और उसके बाद अनुच्छेद 343 से लेकर के उस पे ABCD करके बहुत सारे प्रावधान किए गए जो पंचायतों के संबंध में ही प्रावधानित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देश करते हैं। अब किसका दिशा निर्देश करते हैं? प्रेस को, नागरिकों को, अंतरराष्ट्रीय संप्रदायों को, राज्यों को। तो यहां पर ध्यान रखेंगे राज्यों को निर्देश देने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। ये नीति निर्देशक तत्व जब स्टेट अपनी पॉलिसी तय करता है तो उसे पॉलिसी तय करने से पूर्व इन नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर तय करना होता है। आगे देखेंगे अनुच्छेद प्रश्न 21वां है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यहां पर प्रावधान किया गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया। अब यहां पर देखेंगे तो मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, तो यह पहले से प्रावधान था आर्टिकल 47 में। आय स्थित सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता, यहां पर भी बहुत ज्यादा प्रावधान नहीं किए गए। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इसको आप देखेंगे तो एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 39A। यहां पर क्या किया गया, अनुच्छेद 39A में 42वें संविधान संशोधन, ये वर्ष क्या है तो वर्ष पहले भी बात हो चुकी 1976 में। 1976 में एक आर्टिकल जोड़ा गया 39A और कहा गया समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया। इसी निःशुल्क विधिक सहायता के तहत एक आपने शब्द सुना होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अर्थात जो सरकारी वकील होते हैं वो उन लोगों की सहायता करते हैं जो वकील की फीस पे करके वकील करने की स्थिति में नहीं है, उन्हें सरकार की ओर से वकील दिया जाता है कि उनके पक्ष को निष्पक्ष तरीके से रख सके ताकि उनको भी न्याय प्राप्त हो। तो यहां पर आप ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे, यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा आर्टिकल 39A में जोड़ा गया। अगले प्रश्न पर चलें तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं, तो आम चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों का सम्मान। तो यहां पर देखेंगे आम चुनावों के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना विकसित करना यह आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, और इनका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A में किया गया है या 4 का कह सकते हैं, और आर्टिकल 51 का के तहत इनका प्रावधान किया गया। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब वर्तमान समय में 11 मौलिक है। तो यहां पर आम चुनाव में मतदान करना, इसका प्रावधान फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलें तो हम लोग देख सकते हैं, अगले प्रश्न की ओर चल करके देख सकते हैं सही युग्म नहीं है, यह पूछा गया है। तो न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50, यहां पर हम लोग अगर देखें तो यह प्रावधान किया गया न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के पृथक्करण के संबंध में अनुच्छेद 50 में प्रावधान किया गया। SC ST के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की वृद्धि के संबंध में 46 में भी प्रावधान किया गया। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर थोड़ी सी त्रुटि हुई, जो आर्टिकल 43A किया जा रहा है इसकी जगह पर आप 43B कर सकते हैं और कोई संशोधन नहीं। यहां पर अगर यह हो जाता तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाता। अब यहां पर यही कह रहा है युग्म सही नहीं है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है? सी वाला ऑप्शन क्या सही करेंगे? सी वाला। यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर इस प्रश्न में आपको ऑप्शन क्या सही करना? सी। ग्राम पंचायतों का गठन, अभी हमने बात की है कि अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान किया गया। अगले प्रश्न पर निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित नहीं, यह पूछ रहा। 39A अभी हम लोगों ने बात की, निःशुल्क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यह सही होता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 भी ध्यान रखना है कि समान नागरिक संहिता, इसका भी प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो जस्ट पिछले प्रश्न पे देखिए वहां पर क्या सही हो रहा है, इसकी जगह पर अगर अनुच्छेद 50 होता तो सही हो जाता। तो यहां पर क्या ऑप्शन सुमिलित नहीं है? डी ऑप्शन। आगे निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना। उपरोक्त सभी के सभी। इसी के साथ आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।